फ्रेंड्स, PYQ सीरीज का आखिरी क्वेश्चन लेके मैं आई हूँ। ये दिसंबर 2019 का है। इसके बाद आज के बाद ये सीरीज ख़त्म हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें मैं कर रही थी तो लाइट चली गई, इसलिए मैं फिर से कर रही हूँ। इसलिए पेन के दाग दिखेंगे फर्स्ट पेज में। तो इसमें 2 सेट ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले सेट में लेवल ऑफ टीचिंग है, दूसरे सेट में उनका फोकस ऑफ कंसर्न है। हम लोगों को ये मैच कराना है। तो ये जो है लेवल्स ऑफ टीचिंग, मैंने एक वीडियो डाला है। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ आपको ये दिख जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लेंगे, ये लेवल सारा क्लियर हो जाएगा। तो पहला लेवल है जो कि उसमें नहीं दिया हुआ है, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने लर्निंग का खुद कंट्रोल जब ले लेता है तो उसे हम ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल कहते हैं। मेमोरी लेवल में क्या होता है कि हम रिकॉल और रिकॉग्नाइज टाइप की चीज़ें सिखाते हैं बच्चों को। ये बहुत प्राइमरी लेवल ऑफ लर्निंग है, जिसमें हु मेड ताजमहल, वेयर इज ताजमहल, इस टाइप के क्वेश्चंस जो बच्चों याद करते हैं उसे कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि हम जो भी अंडरस्टैंड किए, जो भी सीखे, उसको फिर अब अप्लाई करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रेज करते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। तो इन्हें हमको मैच कराना है। तो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल में आता है इफेक्ट्स एंड फीलिंग्स। मेमोरी लेवल में आता है रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड देयर एग्जाम्पल। जैसे नाउन क्या है, नाउन के एग्जाम्पल क्या है, इस तरह की चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लेवल में आती हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई चीज़ को समझने के बाद। तो ये चारों ऑप्शन हमें सी में मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है। In the context of classroom teaching, the foundation on which warm and nurturing relationship with learners can be built is called, जहाँ स्टूडेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप टीचर का बनता है उसको क्या कहते हैं। प्रॉबिंग मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। टीचर अफेक्ट का मतलब होता है टीचर का अफेक्ट ही ये कारण होता है जिससे कि अच्छा वातावरण क्लास में बनता है। स्ट्रक्चरिंग में होता है कि टीचर कैन स्ट्रक्चर क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो ये सारे टीचर अफेक्ट में ही आता है। और फीडबैक मतलब पढ़ाने के बाद जो फीडबैक उसको मिलता है। तो इसका आंसर होगा टीचर अफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इंडिकेटेड बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर सेड टू बी हाई लेवल आउटकम्स। इसमें से कौन सा हाई लेवल आउटकम है, इसको हम देखेंगे। तो पहला है लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। लर्निंग के बाद क्या क्या आउटकम है हाई लेवल का, तो लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। दूसरा है शोइंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज, अवेयरनेस, रेस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग। फिर है इमिटेशन, मैनिपुलेशन मतलब हैंडलिंग, इमिटेशन मतलब नकल करना, एंड प्रेसिजन मतलब संक्षिप्तीकरण करना, प्रिसाइज। और आर्टिकुलेशन क्या है, आर्टिकुलेशन है एक्ट ऑफ स्पीकिंग क्लियरली, एंड नेचुरलाइजेशन इज कि नेचुरल वे में एक्सप्रेस करना। ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, और ऑर्गेनाइज करना और उसकी विशेषता के अनुसार उसे वर्गीकरण करना। तो इसमें से कौन सा लर्निंग आउटकम हाई लेवल का है, हमें इसमें से चुनना है। तो हम इसका आंसर देख रहे हैं। पहला है लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स, ये हाई लेवल आउटकम है। उसके बाद है आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। ठीक है। तो ये हाई लेवल आउटकम कहे जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, एंड लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। अगला क्वेश्चन है, which of the following sequence correctly reflect the evolution of educational technology support in higher education। अब इसमें सीक्वेंस दिया है, उसमें से हमें एक चुनना है। पहला है प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल। प्रोग्राम लर्निंग में क्या होता है कि पढ़ाई का जो मैटर होता है स्किनर का दिया हुआ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और एक सीखने के बाद तुरंत फीडबैक दिया जाता है। फिर अगला स्टेप, अगर वो क्वालिफाई कर जाता है तो अगला स्टेप में जाता है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में स्टडी को बांटकर सिखाया जाता है। टेक्स्ट बुक सपोर्ट ऑनलाइन एंड मॉड्यूलर मटेरियल। दूसरा है टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन,
प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल, मॉड्यूलर मटेरियल एंड ऑनलाइन। मॉड्यूलर मटेरियल का मतलब होता है मॉड्यूलर, एक एक मॉड्यूल में डाला हुआ मटेरियल, बांटा हुआ, मतलब पढ़ाई के कोर्स को मॉड्यूल्स में बांटना। मॉड्यूलर मटेरियल, प्रोग्राम लर्निंग, आउटलाइन एंड टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन एंड टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन। फिर है ऑनलाइन मेथड, मॉड्यूलर मटेरियल, टेक्स्ट बुक सप्लीमेंटेशन एंड प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल। तो इसका सीक्वेंस हर बार चेंज किया हुआ है, हमें सीक्वेंस इसका सही बताना है। तो इसका सीक्वेंस सही होगा, टेक्स्ट बुक पहले, टेक्स्ट बुक से सप्लीमेंटेशन, फिर प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल, उसके बाद दिया जाएगा फिर मॉड्यूलर मटेरियल जो मॉड्यूल में बटा हुआ है, उसके बाद ऑनलाइन मेथड्स। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा नया टाइप का है, ये पिछले कभी भी 10 सालों में नहीं आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर? कौन सा रिसर्च चक्रीय है? तो फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड इवैल्यूएटिव रिसर्च। तो इवैल्यूएटिव रिसर्च इसमें नया हम लोग मिला है। इसके पहले हम लोग फंडामेंटल रिसर्च जानते हैं, वो बेसिक रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च जिसको हम अप्लाई करते हैं, एक्शन रिसर्च जो इमीडिएट क्लासरूम के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। और इवैल्यूएटिव रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक असेसमेंट है। किसका? कि जो भी रिसर्च में हम पैसा खर्च कर रहे हैं या एफर्ट लगा रहे हैं, तो क्या वो वर्थ है उसका, उस वर्थ क्या है, जितना हम लगा रहे हैं वो उस रिसर्च के करने के लिए वर्थ वाइल है, वो ये इवैल्यूएशन करते हैं। इसका आंसर होगा एक्शन रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर? आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि हर बार एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आता है, इसलिए एक्शन रिसर्च पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसका एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। अगला है मैच द टू सेट्स ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। लेवल ऑफ मेजरमेंट का भी मेरा एक वीडियो है, आप देख लेंगे, उससे आपका चारों लेवल क्लियर हो जाएगा। पहला है नॉमिनल, जिसमें कि हम ऐसे ही सबको नंबर दे देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, नंबर देख के 1 2 3 4। इसके पीछे कोई बेसिक नहीं होता है, कोई मेरिट नहीं होता है, बस काउंटिंग के लिए दे देते हैं। ऑर्डिनल में क्या होता है कि हम रैंकिंग भी करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑर्डर के हिसाब से फिर रैंकिंग करते हैं। इंटरवल में क्या, इंटरवल स्केल जो होता है मेजरमेंट में, वो सब आप देखेंगे कि इक्वल डिस्टेंस होता है। तो इसमें क्लासिफिकेशन, इसमें हम इक्वल, जैसे हम इंटरवल स्केल में ये भी देखते हैं कि टेम्परेचर 0, ये डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें एब्सोल्यूट, इसमें 0 नहीं होता है, 0 क्योंकि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो टेम्परेचर नहीं है। तो यहाँ एब्सोल्यूट 0 नहीं होता। रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट 0 होता है, ये किसी भी वस्तुओं के अनुपात को बताता है। जैसे 80 kg है तो इसका मतलब हुआ 40 × 2, मतलब 40 kg का 2 बैग्स मिलके 80 kg होगा। तो इसको हमको मैच कराना है, तो इसका मैचिंग कराएं। नॉमिनल स्केल में हमने क्या किया, खाली क्लासिफिकेशन बोला बिना कोई आधार के, ऐसे ही नंबरिंग। ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और ऑर्डर के हिसाब से रैंकिंग करते हैं। इंटरवल स्केल में क्या करते हैं, इक्वल यूनिट में इंटरवल होता है। जैसे आप मेजरिंग स्केल देखते हैं जो आपके पास होता है, उसमें देखते हैं 1 2 3 4 सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है। और रेशियो स्केल में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन भी होता है, ऑर्डर भी होता है और एब्सोल्यूट 0 भी होता है। सो इसका आंसर होगा डी। इसको आप देख लेंगे वीडियो में, ये बहुत क्लियर हो जाएगा। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स एम्प्लॉयड इन रिसर्च द यूनिट कंप्राइजिंग द सैम्पल आर गिवन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। अब इसमें जो सैम्पलिंग है, इसमें किस सैम्पलिंग में इक्वल चांस होता है? क्लस्टर सैम्पलिंग में। बाकी सैम्पलिंग में क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग में सारे यूनिट को इक्वल चांस दिया जाता है और इंडिपेंडेंट चांस भी होता है चुने जाने का। बाकी तो कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी है। अगला क्वेश्चन है, सैम्पलिंग पर भी मेरा एक वीडियो है, आप लोग देख लेंगे। आइडेंटिफाई द टेस्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विच आर
मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है, जिसमें कुछ टेस्ट के नाम दिए हैं। पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें पर्सनालिटी की जांच होती है। प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी मैंने बताया कि जिसमें रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये सारी टेस्ट होते हैं जिससे कि व्यक्ति के पर्सनालिटी को आंका जाता है। अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा एकेडमिक अचीवमेंट जांचा जाता है। एटीट्यूड टेस्ट के हिसाब से उसकी एबिलिटी जांची जाती है। इंटेलिजेंस टेस्ट से उसकी बुद्धि जांची जाती है। एप्टीट्यूड से एबिलिटी जानी जाती है और एटीट्यूड से उसका स्केल से मापा जाता है कि वो किस लेवल पे काम कर सकता है। तो इसमें से हमें देखना है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट कौन सा होगा। तो इसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तीनों ऑप्शन आता है सी में, इसलिए इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, The uses of research ethics becomes relevant which of the following stage of research। किस स्टेज, रिसर्च के स्टेज में रिसर्च एथिक्स का इशू रेलिवेंट होता है। प्रॉब्लम सिलेक्शन में, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में, डिफाइनिंग ऑफ रिसर्च पॉपुलेशन, किस में होता है। तो हमें इसमें चुनना है। तो ये होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एथिक्स की ज़रूरत और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में। तो ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपुल आर एक्सप्लोर्ड। किस तरह का क्वालिटेटिव रिसर्च में लोगों के व्यक्तिगत कहानियाँ और कहानियों को इंक्लूड किया जाता है लोगों की लाइफ को जानने के लिए। तो इसका आंसर होगा एथनोग्राफी। क्या है एथनोग्राफी में? साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन होता है विभिन्न प्रकार के रेस और कल्चर का, जाति और संस्कृति के बारे में जब हम साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसे एथनोग्राफी कहते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च क्या होता है? ये होता है कि थ्योरी थ्रू मेथडोलॉजिक गैदरिंग। हम क्या करते हैं कि इंडक्टिव वे में जाकर फील्ड से लाते हैं जब रिसर्च, तो उसे ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च कहते हैं। सिंबॉलिक इंटरैक्शन होता है जब हम फील्ड पे जाके थ्योरी डेटा लाते हैं और उसका एनालाइज करते हैं, तो ये ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च होता है। सिंबॉलिक इंटरैक्शन क्या होता है कि जो लोग हैं वो दोनों तरह के ये में रहते हैं, सिंबॉलिक में भी और नेचुरल में भी। जैसे लैंग्वेज, कम्युनिटी, ये सब में कुछ चीज़ें, कुछ लैंग्वेज जो होता है किसी कम्युनिटी का वो सिंबॉलिक भी होता है। तो हर कम्युनिटी का अलग अलग होता है। नरेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं कि थ्योरी को एम्प्लॉय करके और उसका रीज़न देते हैं, स्टोरीज जानते हैं। तो इसका आंसर होगा नरेटिव रिसर्च। मिनी समरीज एट द एंड ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड। जब हम क्लास के अंत में, जिसको हम रिकैपिचुलेशन भी कहते हैं, उसे मिनी समरी जो होता है क्लास के एंड में, उसको क्या कहा जाएगा? वर्बल ब्रेकअप मतलब बोलकर क्लास को ख़त्म करना। क्लिस्ट कंक्लूजन मतलब बहुत सारा डेपिक्ट करना, बहुत तरह का डिपिक्शन देना जो पढ़ाया उसका। वर्बल साइन पोस्टिंग का मतलब होता है वर्बल स्टेटमेंट यूज टू ड्रॉ, बोलकर इस ऑडियंस का अटेंशन खींचना, इट इज कॉल्ड वर्बल साइन पोस्टिंग। स्टैगर्ड कंक्लूजन का मतलब होता है कि हम जो पढ़ाए उसका कंक्लूजन निकाल के बता के जाएं। तो इसका आंसर होगा वर्बल साइन पोस्टिंग। माइक्रो एक्सप्रेशन एज पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। अब माइक्रो एक्सप्रेशन क्या होता है? माइक्रो एक्सप्रेशन होता है फेशियल एक्सप्रेशन जो कि थोड़े समय के लिए लास्ट करता है। मतलब थोड़े समय के लिए फेस का कोई भी एक्सप्रेशन। तो ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, या मैनिपुलेटिव मतलब हैंडलिंग, या फ्लीटिंग होता है। मैनिपुलेटिव मतलब स्किलफुल हैंडल्ड होता है, या फ्लीटिंग मतलब
बहुत तेज़ी से घटित होता है, फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है या कोई भी जेस्चर। तो इसका आंसर होगा फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए टिकता है, जो रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन। इसमें से क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? पहला है ओवर एम्फेसिस ऑन सर्टेन वर्ड्स, मतलब बहुत कुछ शब्दों पर बहुत ज़्यादा जोर। यूज ऑफ गॉबलडाइगुक, ये नया वर्ड है। गॉबलडाइगुक का मतलब है कि मीनिंगलेस वर्ड या बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का यूज करना। तो क्या ये एसेंशियल है क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए, मीनिंगलेस वर्ड या बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का यूज करना? फिर तीसरा है प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि अननेसेसरी किसी चीज़ को रिपीट करना। फिर है इमीडिएसी ऑफ फीडबैक। इमीडिएसी मतलब तुरंत फीडबैक देना। और चौथा है ये नॉन वर्बल क्यूज, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन। और साइड लाइनिंग स्टूडेंट्स क्रिटिसिज्म, स्टूडेंट्स के क्रिटिसिज्म या उनकी बातों को साइड लाइन करना। तो इसमें से कहना है कि कौन सा एसेंशियल है, तो एसेंशियल ढूंढना है हमें। तो एसेंशियल है प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिडंडेंसी, फिर है इमीडिएसी ऑफ फीडबैक और नॉन वर्बल क्यूज। सो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है पिच ऑफ टीचर्स वॉइस इन क्लासरूम इज डिस्क्राइब्ड एज। जिस पिच पर टीचर बोलता है, वॉइस का जो पिच होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक मतलब भाषा संबंधित, पैरालिंग्विस्टिक मतलब वॉल्यूम और इंटोनेशन ऑफ वॉइस जो टीचर का होता है, जेस्चर के साथ जो होता है, वॉल्यूम का इंटोनेशन ऊपर नीचे, उसे हम पैरालिंग्विस्टिक कहते हैं। नॉन लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि डायग्राम, ग्राफ, फिगर, रोल प्ले के द्वारा दिखाना। और मैक्रो लिंग्विस्टिक जो होता है वो ब्रॉडेस्ट सेंस में इंक्लूड करता है कि कल्चर एंड बिहेवियर फीचर्स एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज, कल्चर और बिहेवियर फीचर। तो इसमें से which of teacher's voice in classroom is described as paralinguistic। अगला क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक असर्शन है, एक रीजन है। तो असर्शन, इफ ए टीचर वांट्स टू इम्प्रूव हिज और हर एबिलिटी एज एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेटर, ही और शी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स। रीजन क्या दे रहा है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स एंड इंटेंडेड लिसनिंग आर disjointed properties। अब इसका आंसर, तो A and R both are true, R is the correct। नहीं, both A and R true but R is not the correct। A भी नहीं, A true, A सही है। A क्या बोल रहा है कि if a teacher wants to improve his or her ability as an effective classroom communicator, he or she should first understand the students। ये सही है, लेकिन R फॉल्स है। तो इसका आंसर होगा A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। अब इसमें अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। इसमें से सर्च इंजन कौन है? इंटरनेट, बिंग, स्काइप और एक्रोबेट रीडर। इंटरनेट तो हम जानते हैं कि वो सर्फिंग, इंटरनेट में सर्फ करते हैं, लेकिन सर्च इंजन है बिंग, जो कि इंफॉर्मेशन को एक्शन में लाता है। स्काइप पे हम बात करते हैं जिसमें कि ऑडियो विजुअल दोनों होता है। एक्रोबेट रीडर क्या है? ये सबसे रिलायबल, फ्री, ग्लोबल स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सर्च इंजन बिंग है। अगला क्वेश्चन है मैच द लिस्ट। www, दो लिस्ट दिया है, उसको मैच करना है। www जावा, रैम, रोम। तो हम www वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम है, जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रैम है, रैम जो है वो वॉलेटाइल है, रोम जो है नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब कि जो लाइट नहीं रहने पर सेव नहीं करता, नॉन वॉलेटाइल में लाइट नहीं रहने पर भी सेव कर लेता है डेटा को। तो इसको हम
मैच करा रहे हैं। तो इसका होगा फर्स्ट का C, सेकंड का 4, C का 1 वॉलेटाइल एंड रोम का नॉन वॉलेटाइल। तो इसका आंसर हुआ ये। हम लोग ये पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ डिस्कशन वॉज प्रिवेलेंट इन एडमिशन? मोड्स ऑफ एडमिशन वॉज प्रिवेलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशियंट टाइम। नालंदा यूनिवर्सिटी में किस तरह से एडमिशन होता था? एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, गुड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स और पीयर डिस्कशन। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर करेंट चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? एक्सपेंशन, इक्विटी, फंड्स, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, एक्सलेंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एक्सपेंशन प्रॉब्लम है, इक्विटी प्रॉब्लम है और एक्सलेंस चैलेंज है। ये तीनों को अचीव करना है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज दैट एजुकेशन नीड्स टू बी मैनेज्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ अटमोस्ट इंटेलेक्चुअल रिगर, सीरियसनेस ऑफ पर्पस ऑफ फ्रीडम, एसेंशियल फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये किसमें मेंशन किया गया था, किसमें एम्फेसाइज किया गया था? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, 1986 या नीति आयोग के 3 ईयर के एजेंडा में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में। तो इसका आंसर है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में इस पर एम्फेसिस किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज। तो इसका आंसर है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज रिक्वायर फोकस्ड फंडिंग, ऑटोनॉमस गवर्नेंस, कंट्रोल ओवर इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, इंडिपेंडेंट आउटकम्स, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ बाय स्टेट मशीनरी। तो इसका आंसर होगा फोकस्ड फंडिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ बाय स्टेट मशीनरी एंड कंट्रोल ओवर इवैल्यूएशन मैकेनिज्म। तो इस तरह से आपका ये ख़त्म हो गया सारा चीज़। PYQ सीरीज ख़त्म हो गया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।